नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन आगे का देखते हैं कि जो टैक्स अपना कटता है, ठीक है, टैक्स से बचने के लिए जो अपन सेव कर सकते हैं, जिनका लीगल वे है कि कैसे अपन सेव कर सकते हैं, जिन अगर कैसे भी करके अब जैसे जिनकी इनकम सैलरी मान लो किसी की 7 लाख है और 7 लाख से 15 लाख तक का या 13 लाख तक का अपन देखेंगे कि कैसे अपन टैक्स में छूट ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं कभी कभी देख लूंगा। तो 7 से 13 लाख जनरली देखते हैं, क्योंकि जनरली नौकरी वाले होते हैं, उनका यही होता है। तो आगे देखते हैं 5 लाख से अपन को कैसे भी करके नीचे लेके आना है, ठीक है। कि उससे क्या होगा, जैसे ही आप 5 लाख से नीचे लाओगे आपको टैक्स में छूट, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो भी देना पड़ेगा वो वापस रिबेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको कैसे भी करके 5 लाख के नीचे लेके आनी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे बोल तो देते हैं एटीसी 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 में 1.5 लाख बचा सकते हैं, पर एटीसी है क्या, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, तो वही देखेंगे कि 1.5 लाख कैसे पूरा किया जाएगा। तो इसमें भी 1.5 लाख उस सबका नहीं हो पाता है। जैसे आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपको पीएफ कट रहा होगा, ठीक है, आपको मान लो 40,000 बेसिक है, ठीक है, उसमें पीएफ मान लो 12% है, तो 12% के हिसाब से 12×48 4,800 रुपया। 4,800 का अगर आप देखा जाए 12 महीने में कितना हो जाता है, लगभग 50,600 रुपीज हो जाता है, ठीक है, 57,000। तो अभी भी बहुत सारा डिफरेंस है 1.5 लाख में और 57,600 में। तो 1.5 लाख में से अगर 57,600 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, कितना बचता है वो है 92,400, ठीक है। जब इनको घटाने के बाद 92,400 अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब बेसिक 40,000 है। तो वही देखेंगे जिनका 7 लाख है, तो उनमें से अगर पहला 1.5 लाख तो अपन इसी से बचा लेंगे, ठीक है। तो क्यों ना बचाया जाए, 92 बहुत होता है। जैसे 7,000 है तो 1.5 लाख उससे, फिर 50,000 स्टैंडर्ड, तो आपको सीधा आप 5 लाख के अंदर आ गए, ठीक है। तो वही है। तो पहला तो हो गया पीएफ। फिर उसके अलावा क्या क्या है, वो बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, सरकार भी डिक्लेयर करती है। अपन वो देखेंगे कि उनके अलावा क्या क्या है। जैसे कि एक हो गया ईएलएसएस के अलावा पीपीएफ है, पीपीएफ के अलावा एनएससी है, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और एक एफडी हो गया, ठीक है। पीपीएफ के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि पीपीएफ में क्या है, कैसे कैसे कैलकुलेशन है, वो सारा बताया था आपको, ठीक है। ईएलएसएस के बारे में इस वीडियो में ढंग से देख लेंगे कि क्या सीन है। और पीएफ एफडी हो गया। तो ये 4-5 ही बेसिक अपन डिस्कस करेंगे कि पीएफ के अलावा एटीसी में और क्या क्या कवर है, जिनके थ्रू आप 1.5 लाख तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वही देखना है। ईएलएस, एफडी, एनएससी, एनपीएस और पीपीएफ, ठीक। पीपीएफ में तो मैं पिछले वीडियो में बताया हुआ कि आपको 7.1 है, उसका कैलकुलेशन भी करे थे अपन लोग कि 7.1 से 15 लाख का क्या होता है, 10 लाख का क्या होता है, वो सारी चीजें देखे थे। बस इसमें एक ही थोड़ा है कि लॉक इन पीरियड इसमें 15 साल होता है। 15 साल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट ठीक है। अगर 15 लाख को आप मान लो डिवाइड कर दो कि अब 15 लाख तो 15 साल तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप 500 इसकी मिनिमम है, तो 500 रुपए आप हर साल करते रहो। तो उससे क्या होएगा कि मान लो जब ये गैप कम हो जाएगा ना, 15 साल आप मान लो 6-7 साल तो ऐसे ही चला दिए, फिर उसके बाद में जो इंटरेस्ट होएगा वो आपको एफडी वेफडी में तो बहुत कम मिल रहा है, फिर बाद में आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करो तो ठीक है, बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपके पास एक रहेगा तो सबको एक अकाउंट तो खुला लेना चाहिए, जिससे कि आप 10 साल या 8 साल तक तो आप कर लो, जब पैसे आने लग जाए तो 1.5 लाख डालने लग जाओ, ठीक है। उसमें आपको टैक्स में तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बाकी जगह अपनी लिमिट पूरी कर लोगे, पर यार बाकी जगह में रिटर्न तो इसमें ज्यादा रिटर्न है ना, ठीक है। तो रिटर्न ज्यादा है तो आपको अकाउंट तो लगभग सबको खोल ही लेना चाहिए। एसबीआई में खोला सकते हो, पोस्ट ऑफिस में खुला सकते हो। अब अपन देखते हैं ईएलएसएस, उसका अपन डिटेल से देखेंगे कि 4-5 जो भी 3 साल के लिए इसका लॉक इन पीरियड है, और
इसके मार्केट रिस्क थोड़ा सा रहेगा, कम उम्र वाले कर सकते हैं। कम उम्र वालों को यार रिस्क थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब आपका महंगा ही रेट ही 6-7% है तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट जहाँ से आए वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इतनी भी रिस्क नहीं ले लेने की 2 रुपया सैकड़ा से, जिससे पैसा ही वापस नहीं आ रहा, कोई लेके चला गया, जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज्यादा तो कोई पैसा ही डूब गया है ना। और डबल टिबल के चक्कर में किसी बैंक में भी बैंक या कोई ऐसी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन में ना डाल दे। टॉप 5 डिस्कस कर लेंगे अपन। एफडी में जनरली 5.5, 6.3, 6.4 अभी चल रहा होगा लगभग, ये चेंज होता रहता है। 5 साल के लिए है, रिस्क फ्री है ये, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, आपको मिलता रहेगा। और इसमें बस पेनल्टी लगेगी अगर 5 साल से आपने कम में तोड़ दिया, तो पेनल्टी लगभग सब में लगती है, इसमें भी है। एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें 5 साल का लॉक इन है, वो भी रिस्क फ्री है। 6.8 या 6.4 उसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। ऑल डिडक्शन जो इसमें 80C के तरह 1.5 लाख तक आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, 50,000 तो स्टैंडर्ड 50,000 मान लो आपका बेसिक है, 12% से आपको 6,000 आप कटा रहे हो गया, ग्रोस बताया 50,000, तो 12 महीने का 6,000 के हिसाब से 72,000 आपका इन्वेस्ट हो रहा। तो अभी भी गैप बहुत सारा है। गैप कितना हो गया, लगभग 1.5 लाख है। ठीक है, 78,000 के आसपास आएगा कुछ। 72,000 आपका यहाँ कट गया तो लगभग 78,000 है। ठीक है, अब 78,000 आप और सेव कर सकते हैं। 78,000 के हिसाब से आप कितना, अगर हर महीना आप 5 से 6,000 रुपया करोगे ना, 6,000 के आसपास 5-6 हजार रुपया, तो आपको उतना सेव कर सकते हो। तो आपको अब देखना है कहाँ इन्वेस्ट करना, पीपीएफ में डालना है, ईएलएस में डालना है, आपको कहाँ जहाँ जमता है भाई, कि रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना तो पीपीएफ में डाल दो, थोड़ा बहुत रिस्क लेके डालना है, थोड़ा रिटर्न भी अच्छा चाहिए तो ईएलएस में डाल दो, टैक्स सेव हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे ज्यादा सेविंग करना है तो उसके बाद म्यूचुअल भी चालू करते हैं कि ठीक है रिटर्न अच्छा आना चाहिए। तो ईएलएसएस क्या है, एक इक्विटी फंड है जो आपको सेव टैक्स भी करता है और आपको लॉन्ग टर्म में आपका गोल को भी फुलफिल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब है। ये एससीसी के तहत आप टैक्स में छूट ले सकते हो। इसमें 2 प्रकार के आपको फायदे मिलते हैं। 2 प्रकार के आपको फायदे मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, पहले तो आपको टैक्स सेव हो रहा है और आपका लॉन्ग टर्म में एक कॉर्पस बन रहा है जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और एक है, सभी जितने भी आपको देखो सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे कम इसी का है 3 साल, बाकी एफडी में 5 साल है। इसे रिड्यूस टैक्स मतलब ये क्या डाइवर्सिफाई करता है। जैसे मान लो आप 100 रुपए डाल रहे हो ना हर महीना, तो 20 रुपए मान लो, सपोज दैट, बहुत सारी में डालता है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि 20 रुपए ये अलग अलग कंपनियों में अलग अलग बिजनेस में डालता है। जैसे क्या होता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सारी कंपनियां परफॉर्म करेगी नहीं। मान लो कि उनमें से 2 तो नहीं परफॉर्म कर रही है, 3 ज्यादा परफॉर्म कर रही है, तो उनका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस रिस्क और लॉक इन पीरियड कम है ही है। ठीक है, टैक्स में छूट मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 फायदे हैं ईएलएसएस या फिर ये अपना म्यूचुअल फंड वगैरह में आप इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ लगभग 8 से 10% रहने वाली है। को 8 से 10% मतलब हो गया कि अगर मान लो जब तक अगर मान लो कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोरोना हो गया, रशिया यूक्रेन का वार ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला, या रशिया यूक्रेन का वार कहीं वर्ल्ड वार 3 ना करा दे, तब तक आपको डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं धड़ल्ले से। डूब गया मान लो, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जो लोगों को खुश करने के लिए कर रहा है और लिएबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, सेट नहीं बन रहे, लिएबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट ने पहले बंद कर दिया था कि पेंशन नहीं देंगे, अभी 1-2 गवर्नमेंट कह रही है पेंशन देंगे, तो उसे लॉन्ग टर्म में उनको अभी थोड़े समय के लिए तो उनको फायदा ही दिखेगा, क्योंकि उनको एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में जाके उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि पेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है। ठीक है, नुकसान भी आपका ही होगा। तो अब 5 जो भी एलएसएस में टॉप है, मैं एक पॉइंट रह गया था कि इसमें आपको जो एलएसएस है वो पीपीएफ से ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है, बस वही बता रहा था, बेटर रिटर्न देता है पीपीएफ ऑल्सो। तो एलएसएस में जो टॉप 5 चल रहे हैं
अभी तक 5 सालों में, उसका देख लेते हैं। जो ईटीएम रैंकिंग है, ईटीएम का फुल फॉर्म या ईटीएम साइट वगैरह आप देख लेना, ईटी मनी नाम है उसका, उसकी साइट से लिया गया है ये पांचों। तो उसमें क्या है कि जैसे पहला रैंकिंग अकॉर्डिंग ही जमा रखा मैंने। क्या है, एक तो एलएस म्यूचुअल फंड में जो पहला है क्वांट टेक्स प्लान 5 साल में। ये क्या है कि जनरली अपन 1 साल में इन्वेस्ट होता नहीं है, 3 या 5 साल ही होता है, 3 साल का लॉक इन पीरियड। तो उसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट रेट देखा जाता है, तो सबसे ठीक ठाक ये क्वांट टेक्स प्लान दे रखा है। इसने दिखा तो 28.48 रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आप जैसे मान लो पहले महीने में आपने इन्वेस्ट किया, पहले 3 साल में इन्वेस्ट किया, अगले वापस 3 साल में इन्वेस्ट किया, तो पहला वाला जो 3 साल है उसका पैसा आपको मिल जाएगा अगर 3 साल के लिए, तो वो आगे के लिए आप फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर वैसे ही आप कैरी कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, इस वाला अगले साल, अगले 3 साल, उसका अगला 3 साल। तो आपको एक बार 2 3 3 6 साल के लिए अगर आपने फिक्स कर दिया, तो बार बार आपको अलग से मनी नहीं देना पड़ेगा, उसी से आप रोटेशन करते जाओगे। अगर आपको कभी भी 100 रुपए इन्वेस्ट करना है ना, तो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 100 रुपए पहले, 20 रुपए आप आपके खर्चे के निकाल लो, 20 रुपए आपको आगे वाले 3 4 महीनों के लिए, अगर मान लो कभी कोई समस्या आ जाए उसके लिए रखा निकाल लो, और अब बचा 60 रुपए, तो आपको इनको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उसमें भी आपको डिवाइड कर देना है कि कैसे उस 60 रुपए को आपको इन्वेस्ट करना है। कि जैसे 60 में से 20 आप एफडी टाइप की चीजों में रख लो, किसी चीज को तोड़वा के कभी काम आ जाए, या रियल एस्टेट में लगा दो। अब 40 वगैरह है, उनमें भी आपको उसको 100 मान के चलो, है ना, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। उसमें भी जैसे 5 से 10%, और जब आपकी उम्र कम है तो थोड़ा ज्यादा मतलब बढ़ा सकते हो कि उसको 5 से 7, 5 से 10 ना करके 15 से 20 कर लो। थोड़ा ज्यादा रिस्की जगह जैसे कि शेयर वगैरह में भी लगा सकते हो, अच्छे से शेयर करो। या तुम लोग वैसे सारे पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, फाइनेंस थोड़ी यूट्यूब, थोड़ा केवल यूट्यूब के भरोसे ना रहेंगे साइटें वगैरह देखेंगे, थोड़ा जिसको जानकारी उससे बात करेंगे क्या क्या देखते हैं, उससे आप 15 से 20% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। 50% आप, 40 से 50 म्यूचुअल फंड में, 20 से 30% आप ये पीपीएफ टाइप की चीजों में डाल सकते हो। ऐसे डिवाइड कर दोगे, है ना। ये मेरा पर्सन डिवाइडेशन आपको अपने हिसाब से कर लेना है कि जैसे आपकी जरूरत, जैसा आपकी। ये क्वांट टेक्स प्लान के बारे में देखते हैं। ये मंथली एसआईपी आप करवा सकते हो, हर महीना अगर 5-5 हजार रुपए करवाएंगे, उसकी कैलकुलेशन भी देख लेंगे। ये लगभग 28.48% आपको पर एनम रिटर्न दे रहा है। ये भाई किसी में नहीं देता, 4 गुना दे रहा है आपको पीपीएफ से लगभग, ठीक है। 4 गुना मतलब बहुत ज्यादा है। उधर अगर आपका 4 साल में पैसा डबल हो रहा, तो इधर 1 साल में हो जाएगा, कहने का सेंस वो है, ठीक है। केनरा रोबेका इक्विटी टैक्स सेविंग स्कीम है, ठीक है। वैसे जनरली 28.48 बहुत ज्यादा बता रखा है, वो इतना होता भी नहीं है क्योंकि कोरोना है वगैरह था, इसलिए हो जाता है, वरना 12 से 13% आप मान के चलो कि लगभग इतना आ जाता है नॉर्मल कंडीशन में। ज्यादा लोग पता चल रहा है 20 हजार इधर डाल रहे, वो भी नहीं करना है। केंद्र और रोबेका इक्विटी टैक्स सेविंग, इसमें 16.75% है। दो सेकंड रैंक पे था ये एक मायरा जो भी बोलते हैं इसको, एसेट टैक्स फंड है, 17.1 दिखा रखा। थर्ड रैंकिंग आई इसकी कोटक टैक्स सेविंग है, उसमें 15 पॉइंट। और IDFC टैक्स एडवांस फंड, उसमें 17.31% पर एनम दिखा रखा है, अपनी 5वीं रैंक। अपन थोड़े कैलकुलेशन देख लेते हैं, IDFC का देख लेते हैं ना, टैक्स एडवांस ELSS फंड में। इसमें क्या है कि जैसे ये 17 को नहीं मानेंगे अपन, जो इसका ग्रो का कैलकुलेटर यूज किया मैंने, 5,000 रुपये अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल के लिए कर रहे हैं। उसमें 1,80,000 आपका इन्वेस्ट हुआ, उसकी वैल्यू होगी 2,54,000, 41.61% आपको रिटर्न दिया। वो लगभग 13 पॉइंट कुछ हो जाता है ना, 13% के आसपास हो जाता है। तो ठीक रिटर्न है यार, क्योंकि बाकी जगह आपको इतना कोई रिटर्न दे नहीं रहा। रिस्क है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। बहुत ज्यादा होता है शेयर में, उससे ज्यादा होता है इंट्राडे में, उससे ज्यादा ऑप्शन में, है ना। तो ये थोड़ा एफडी से थोड़ा ज्यादा, मतलब इसमें थोड़ा रिस्क है, शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। पर सेविंग में तो आपको 2.7% है, महंगाई 6% है, ठीक है। तो आपके पैसों की वैल्यूएशन ही डाउन हो रही है, आपको वहां कर लगाना जहाँ 6 से ज्यादा रिटर्न आए, है ना, 6% से ज्यादा। तो सेविंग में तो रखना कोई अकलमंदी का काम है नहीं भाई, ठीक है। वे क्योंकि पैसों की वैल्यूएशन डाउन हो रही, जो चीज आज 10 रुपए की मिल रही है, कल वो 10 रुपए की नहीं मिलेगी, वो 12, 13, 15 रुपए ऐसे मिलेगी।
तो वैसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पैसों की वैल्यू बढ़ती रहे। एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ लगभग 6.4% का आपको 6 से 6.5 के आसपास चलती है उसकी। अभी करंटली जो कोरोना या ये जो अभी स्थिति चली है इकोनॉमी की, तो उसमें लगभग 6.4 चल रहा है। तो आप ये भी एक ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। पीपीए पे थोड़ा बेटर ऑप्शन है, पर थोड़ा लॉक इन पीरियड बढ़ जाता है, उसमें 7.1% आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर एक आता है SIP जो ELSS में कराते हैं। एक होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर ELSS में मिलेगा। बस फर्क ये है कि म्यूचुअल में उससे ज़्यादा थोड़ा रिटर्न अच्छा हो जाता है, ELSS में नहीं होता है, थोड़ा कम होता है म्यूचुअल फंड से। तो आपको टैक्स में सेव करना है तो ELSS में लगाएंगे, है ना। फिर इसके अलावा भी सेव करना है तो फिर आप म्यूचुअल फंड की चालू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको वो करना है इंडेक्स फंड, ठीक है, इंडेक्स फंड में लगा सकते हो आप। उसके अलावा देखना है तो कोई टेक्नोलॉजी वाले में लगा सकते हो, पर उतना आपकी इच्छा है यार, उसके आगे मैं नहीं बता रहा। आगे आपको देखना है कि कितना, जैसे मान लो आप किसी 7 लाख कमा रहे हो, मैं वही बता रहा हूँ। 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में हट गए, बचा 6 लाख 5,000, 50,000, और अब उसमें से 1.5 लाख हट गया तो 5,000 आप सीधा इनकम टैक्स के दायरे से हट गए। तो 7 लाख वाला तो आराम से बचा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। टैक्स में मुसीबत आती है उससे ऊपर वालों के, तो उसके लिए थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ और बचा सकते हैं। एक होता है सेक्शन 80 CCD। इसमें NPS में सरकार ने सोचा कि यार ठीक है आप ATC के तहत तो बचा ही रहे हो, पर अगर भविष्य में किसको पेंशन नहीं मिलती है उसके लिए क्या है, तो वही सरकार ने चालू किया है कि 50,000 तक आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो 1.5 लाख है उसके ऊपर 50,000 का आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80 CCD के तहत, ठीक है ना। 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो तो हर महीने लगभग 4,000 हो गया मोटा मोटा, तो 12 चौक 48,000, 50,000 हो गया ना। 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, जो भी कॉर्पस बनेगा उससे, मान लो कि 100 रुपये, मान लो एग्जाम्पल 100 रुपये, तो उसका 60 रुपया तो आपको कैश में मिल जाएगा, मतलब आप विड्रॉ कर पाएंगे। वो जो 40 मिलेगा ना वो आपको डिवाइड होकर हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। ये हो गया NPS का मोटा मोटा सच्चाई, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट लगभग 10-12% मिल ही जाता है, पर हु नोज, तो वही है। तो इसी से राजस्थान सरकार और एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट थोड़ा बैक स्टेप किया है। NPS में नहीं करके वो बोल रहे कि हमारी प्रीवियस पेंशन स्कीम पे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो 8 लाख है किसी का सैलरी, तो उसके लिए देखो 7 लाख के लिए तो बचा लिया, अब 8 लाख है मान लो किसी का सैलरी, तो उसमें क्या करोगे आप कि 1.5 लाख उसमें बच गए, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो गया, फिर बचा 6 लाख, तो 6 लाख में से 50,000 इसमें NPS में कट गए। अब अपन 50,000 और इसमें इंश्योरेंस में बचा सकते हैं 80D के तहत, ठीक है। 25,000 आपको खुद के लिए और 30,000 आपके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो 50,000 तो 8 लाख वाला भी अपने आराम से सेव कर सकता है। जब जरूरी नहीं है कि सबको इंश्योरेंस करना है, किसी को अपनी कंपनी देता ही है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर ले पाओगे, लेना हो तो 50,000 तक मिल पाएगा, मैं बस वही बताना चाह रहा था, ठीक है। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में इतनी बार बोल चुका हूँ 50,000 है। प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है बहुत सारी PSU वगैरह में, तो वो अलग अलग जगह का अलग अलग है, वो अपने अकॉर्डिंग देख ले। मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 मान लो, प्रोफेशनल टैक्स अलग अलग है तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, पर उस पर भी मिलता है। फिर उसके अलावा एक होता है HRA। बहुत सारों को HRA मिलता है, बहुत सारों को क्लेम करना पड़ता है, बहुत सारों को क्वार्टर मिलता है। तो जिनको क्वार्टर मिलता है उनकी तो बात छोड़ो, जिसको HRA मिलता है उसकी बात करते हैं। जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट का है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कोई PSU का है, ठीक है। स्टेट, अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो अब HRA में क्या होता है, बहुत सारे अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे कैश में रेंट देते हैं। तो जो पेरेंट्स में रहते हैं ना, वो तो क्या होता है अपने पेरेंट्स के अकाउंट में, जिसका भी नाम से है उसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे क्लेम कर ले सकते हैं, ठीक है। कि और दूसरा है कि जहाँ पे आप किराए पे रहते हैं तो बहुत सारी कंपनियां अपने फॉर्म भराती है, तो उसमें आप दे सकते हैं, रेंट स्लिप बना सकते हैं, एग्रीमेंट बना सकते हैं, ऐसा वाला कुछ करके आप क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भी एग्जाम्पशन कितना है वो देखना पड़ेगा। तो उसकी 3 कंडीशन है, जो इन तीनों में से कम होगा वो मिलेगा। तो कि HRA कितना है, एक्चुअल HRA। दूसरा ये है कि आपको रेंट कितना है -10% ऑफ बेसिक,
ठीक है। अब बहुत सारे को ये समझ में नहीं आता, मेरे को भी नहीं समझ में आया था, ये रेंट माइनस 10% बेचेंगे। रेंट जैसे मान लो 12,000 रुपये, ठीक है, उसमें से आपने 10% ऑफ बेसिक, मतलब जैसे जिसकी बेसिक मान लो कितना 50,000 मान लेते हैं ना, 50,000 मान लो बेसिक, तो उसका 10% कितना हो गया 5,000 रुपया। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेट 12,000, 5,000 माइनस किए तो 7,000 बचा। ठीक है, तो पहली कंडीशन में एक्चुअल एचआरए 12,000 था, रेंट माइनस 10% 7,000 आया। जैसे थर्ड कंडीशन में क्या है कि जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उनको तो 50% ऑफ बेसिक प्लस डी है, जो नॉन मेट्रो में है 40% ऑफ बेसिक प्लस डी है। तो इन तीनों में कम जो भी होगा 7,000 कम है तो वो मिलेगा। ये भी एजुकेशन लोन है, जो आईआईटी वगैरह में पढ़े हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फीस हो चुकी है तो उनको लोन लेना ही पड़ता है जनरल केसों में, या फिर कोई आईआईएम वगैरह में पढ़ा है उनको लेना पड़ता है, या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पत्नी पढ़ रही है, तो उन तीनों केसों में आपको इंटरेस्ट पे छूट मिलती है। ठीक है, कितना मिलती है? एटीई के तहत नो अपर लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जैसे किसी ने 15 लाख का लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट मान लो 3 लाख बना, तो 3 लाख में छूट मिल जाएगा, है ना। 20 लाख जैसे एम वगैरह में चाहिए हो तो उसमें जैसे 4 लाख इंटरेस्ट हो रहा है, 3 लाख हो रहा है, मतलब जितना भी हो रहा है तो वो छूट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इतना बनेगा नहीं पर ठीक है, बनेगा जितना भी बनेगा उतने में छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन कवर है वो देख लेते हैं। सेल्फ हो गया, आपकी स्पाउस हो गई, चिल्ड्रन हो गए, इन सभी पे जो भी लोन लिया गया है उसमें आप इंटरेस्ट पे छूट ले पाएंगे। अब आते हैं होम लोन। फर्स्ट टाइम आपने एक घर बनाया है, एक कार ली, एक आपकी बीवी आई थी सुंदर सी, तो इनमें क्या होगा, जब आप घर लेते हैं ना यार, घर में बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, तो अमाउंट चाहिए होता है, लोन लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो उस पर इंटरेस्ट पे सरकार बोलती है आप 2 लाख तक का छूट ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उसका जो जमीन है वो आपका होना चाहिए। लोन आप वो तभी ले पाएंगे तो उस पर 2 लाख तक का छूट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है जॉइंट में हो, तो उस केस में भी आपको 2 लाख तक का लोन में बेनिफिट मिल जाता है। पर ये नहीं कि पापा के नाम से जमीन है, लोन आप दे रहे हैं, तो उस केस में ना पापा को छूट मिलेगा ना आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि दोनों जगह आपका नाम आना ही चाहिए कहीं ना कहीं, अगर आप लोन ले रहे हैं और टैक्स में छूट लेना चाह रहे हैं तो। एक होता है मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर मान लो यार आपने मेडिकल नहीं लिया और कंपनी के उसी पे भरोसे बैठे हैं, जो भी उसकी स्कीम है हेल्थ बेनिफिट वाली, पीएसयू देता है, स्टेट देता है। ठीक है, स्टेट वाले में राजस्थान में तो एक बढ़िया स्कीम है चिरंजीवी, सभी लोगों के लिए, वो सरकारी टीचरों के लिए या सरकारी जो भी एम्प्लॉय है उनके लिए RGHS स्कीम है। उसके तहत आप इम्पेनल्ड हॉस्पिटल है प्राइवेट वाले, अच्छा किसी में भी जाओ आपको इलाज फ्री हो जाएगा। पीएसयू में भी बहुत सही चीजें हैं कि आपका खुद का हॉस्पिटल होता है और उसके साथ उसके भी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऐसे ही है। पर यार फिर भी जाने अनजाने या कभी कभी अपन अप्लाई नहीं कर पाते, या कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो चीज उस पर कवर अप नहीं होती है, किसी कारणवश कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता ही है। ठीक है, हो ही जाता है, या अपन थोड़ा लेजीपन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें आप 15,000 साल तक का टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। ठीक है, अब एक और केस है डोनेशन। आदमी है यार, ह्यूमन है, तो बहुत बार अपन लोन डोनेट कर ही देते हैं सेक्शन 80D के तहत। अब उसमें रिबेट ले पाएंगे, तो सारे लीगल वे भी अपनाते हैं, तो उसकी जानकारी अगर आप आसपास पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, डोनेशन जो भी आप करते हैं उस पर भी आप 80G के तहत ले पाएंगे।
ये यहाँ मैं बता रहा था कि 11 लाख में 11 लाख आपका मान लो ग्रोस हो गया तो 8 लाख तक आपने कैसे करके बचा लिया। तो जो भी 2-3 लाख बचता है तो बहुत सारे इलीगल वे से किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, वो थोड़ा बहुत चार्ज काट के आपको केस में पैसा लौटा देता है, जिससे उसको आप शो कर दो। इसमें भी कंडीशन है कि आप 50%, कोई पॉलिटिकल पार्टी में 50% रिबेट ले सकते हैं, किसी किसी में 100% तक ले सकते हैं। एक है बैंक सेविंग अकाउंट पे आप 10,000 तक का सालाना इनके इंटरेस्ट पे छूट ले सकते हैं, जो मैं अपने पिछले वीडियो में दिखाया ही था। तो यही था ये वीडियो, आगे और भी डिस्कशन करेंगे।